एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे न्यू डेमो एग्जाम पेपर। जितने भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर वाले हैं, अगर आप लोग चाहते हो अपने एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना तो आज का वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक के लिए, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो अर्धचालक के लिए देखिए ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, एक तो होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित ट्रिगर का उपयोग क्या है। सीमित ट्रिगर जो है उसका यूज क्या होता है। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है यहाँ पे कंपैरेटर, ऑप्शन बी है काउंटर, ऑप्शन सी है एम्पलीफायर और ऑप्शन डी है ऑसिलेटर। तो सीमित ट्रिगर जो होता है उसका हम यूज करते हैं कंपैरेटर में। ठीक है, कंपैरेटर में जो है हम यूज करते हैं सीमित ट्रिगर का। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है, कौन सा इलेक्ट्रोड CRO की फ्लोरोसेंट स्क्रीन की चमक को बदल देता है। कौन सा इलेक्ट्रोड है जो CRO की जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उसकी चमक को बदल देता है। ऑप्शन ए है कैथोड, ऑप्शन बी है एनोड, ऑप्शन सी है कंट्रोल ग्रिड। तो ऑलरेडी आपको पता भी होगा CRO में जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उसकी चमक को चेंज करने के लिए हम कंट्रोल ग्रिड का यूज करते हैं। तो कंट्रोल ग्रिड जो इलेक्ट्रोड है वो CRO की जो स्क्रीन है उसकी चमक को बदल देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है उसमें हमसे पूछ रहा है, फंक्शन जनरेटर IC 8038 के पिन नंबर 2 पर किस प्रकार का तरंग रूप उपलब्ध है। IC 8038 का जो पिन नंबर 2 है उस पर किस प्रकार का तरंग रूप उपलब्ध है। तो वहां पे उपलब्ध होता है अपना साइनोसॉइडल, साइन वेव, साइन तरंग, इसे हम ज्या तरंग भी कहते हैं, हिंदी में हम इसे ज्या तरंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे पूछ रहा है एम्पलीफायर सर्किट का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए सर्किट बना हुआ है और ये एम्पलीफायर का जो है सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट को देख के हमें बताना है कि ये कौन सा सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, कौन सा एम्पलीफायर सर्किट बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर, ऑप्शन बी में है सिंगल सप्लाई इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑप्शन सी है सिंगल सप्लाई नॉन इन्वर्टिंग। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो डायग्राम है वो सिंगल सप्लाई नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है। किसका है? सिंगल सप्लाई नॉन इन्वर्टिंग। तो ऑप्शन जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है यहाँ पे ट्राइक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्राइक TIC 201D के लिए अधिकतम निर्दिष्ट वोल्टेज क्या है। अधिकतम निर्दिष्ट वोल्टेज ट्राइक के लिए 2.5 होता है। तो ऑप्शन डी में यहाँ पे गिवन है 2.5 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके IT एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ जो है रिजल्ट हासिल करना तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट है सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतीक का नाम बताओ। ये जो प्रतीक है, अब यहाँ पे दो टर्मिनल, यहाँ पे बेस 1 ये बेस 2 है और ये एमीटर है, और ये आपको जो है देखने से पता चल रहा होगा यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, UJT है। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, FET डाइक ट्राइक, यहाँ पे देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, FET जो होता है FET इसका सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, एक N चैनल होता है, ये N चैनल में बनाया हूं, इसमें टर्मिनल सोर्स, ड्रेन और गेट होते हैं। ठीक है, डाइक जो होता है, डाइक का सिंबल होता है ऐसा, डाइक का सिंबल जो है वो ऐसा रहेगा। इधर M टर्मिनल 1 MT1 और MT2 होता है।
ठीक है, ये डाइक होता है। इसके बाद में अगर मैं ट्राइक बनाना चाहूँ तो ट्राइक का सिंबल होता है ऐसा, दो ऐसे इन्वर्टेड एक तरीके से डायोड जुड़े होते हैं और यहाँ पे एक गेट टर्मिनल और आता है। यहाँ पे वही जो डाइक में थे MT1 और MT2, राइट, और ये गेट होता है। ये होता है ट्राइक का सिंबल, ये होता है डाइक का सिंबल और ये होता है FET का और UGT का यहाँ पे बना हुआ ही था। तो सारे के सारे सिंबल्स आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइसेस है, जितने भी वैद्युतिक जो अर्धचालक युक्तियां, अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस है, सभी डिवाइसेस के आप लोग प्रत्येक जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MT1 और MT2 के बीच ट्राइक में कौन सा प्रवाह होता है? ट्राइक में कौन सा प्रवाह होता है? तो ट्राइक में जो है प्रिंसिपल करंट जो है वो MT1 और MT2 के बीच ही फ्लो करती है। डाइक में भी सेम यही होता है, प्रिंसिपल करंट ही जो है MT1 और MT2 के बीच में प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा घटक करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? कौन सा घटक करंट में किसी भी परिवर्तन का, करंट में परिवर्तन का विरोध इंडक्टर करता है? भाई कौन करता है? इंडक्टर। देखो यार, करंट का डायरेक्ट विरोध जो है वो प्रतिरोध करता है। करंट में परिवर्तन को हम di/dt से दिखा सकते हैं और इसमें परिवर्तन का विरोध जो है इंडक्टर करता है। ऐसे ही कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर वोल्टेज में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, इंडक्टर जो है करंट में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है और धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, सीधा ही है प्रतिरोध। इसके अलावा XL जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो भी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा XC कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है वो भी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंडक्टर, ऑप्शन सी इंडक्टर। करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध जो है कौन करता है? इंडक्टर करता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का ड्यूटी साइकिल क्या है? ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है और इसका ड्यूटी साइकिल हमें बताना है कि इसका ड्यूटी साइकिल क्या है। तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के लिए जो ड्यूटी साइकिल है वो होता है 0.52। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कलर कोड। कलर कोड यहाँ पे गिवन है भूरा, काला और भूरा के लिए रजिस्टर मान कितना होगा? अब आप लोगों को कलर कोडिंग मेथड वाला जो है वो सारा का सारा टेबल याद होनी चाहिए और कलर कोडिंग की जो पट्टियां होती है उनसे कलर कोड जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। इसमें चौथी जो है वो नो कलर है। नो कलर मतलब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा इसके लिए टॉलरेंस कितना लेते हैं, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाले कलर के लिए क्या डिजिट लेते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड वाले डिजिट के लिए कौन सी वैल्यू लेते हैं वो आपको पता होनी चाहिए और थर्ड के लिए मल्टीप्लायर जो है 10 की घात के रूप में वो कितना लेते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर। उसके बाद में आपका जो है गोल्ड, सिल्वर और नो कलर ये पट्टियां होती है, उसके अकॉर्डिंग पूरा टेबल याद आप लोगों को होना चाहिए, तभी जाके आप लोग जो है इसका वैल्यू निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे ब्राउन है सबसे पहले, तो ब्राउन यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा ब्राउन के लिए, और फिर उसके बाद में ब्लैक है तो उसके लिए 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो यार ब्राउन है तो 10 की पावर 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 10 की पावर 1 आएगा। तो 10 की पावर 1 मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया? 100 हो गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी सा है। वो जो सारणी आप लोग पढ़ते हो वो पूरी कलर कोडिंग वाली सारणी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाओगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है सोल्डर जॉइंट का दोष क्या है? सोल्डर जॉइंट का दोष क्या है? अगर इसे हवा में उड़ाने से ठंडा किया जाता है, अगर इसे हवा में उड़ाने से ठंडा किया जाता है तो सोल्डर जॉइंट पर दोष क्या है? सोल्डर जॉइंट पर दोष जो है हवा में उड़ाएंगे तो जो है उसके ऊपर दोष आ जाएगा ड्राई सोल्डर जॉइंट, ठीक है, सूखा सोल्डर जॉइंट, सूखा। What is the defect on the solder joint if it is cooled by blowing air?
हवा से ठंडा करेंगे तो सिंपल सा यार सूख जाएगा, वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी मल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर क्यों कहा जाता है? डी मल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर क्यों कहते हैं? डेटा डिस्ट्रीब्यूटर उसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनपुट को किसी भी एक आउटपुट में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इनपुट को किसी एक आउटपुट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूट करता है इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछ रहा है पैरेलल फीड हार्टलेट, एक्चुअल में ये देखो हार्टले होना चाहिए था, हार्टले ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हार्टले ऑसिलेटर में ऑसिलेशन की आवृत्ति कैसे भिन्न होती है? जो है ऑसिलेटर की आवृत्ति कैसे भिन्न होती है, कैसे अलग हो जाती है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 रजिस्टर R1 को बदलकर। 22 रजिस्टर R1 को अगर हम बदलेंगे, 22 रजिस्टर R1 देखिए ये रहा यहाँ पे बना हुआ, इस 22 रजिस्टर R1 को बदलेंगे तो इसका जो आउटपुट है उसकी आवृत्ति जो है वो भिन्न हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परीक्षण सर्किट का उपयोग क्या है? यहाँ पे देखिए यार ये सर्किट बना हुआ है, सर्किट में आप लोग देख पा रहे होंगे बैटरी है, इसके अलावा दो जो है नॉर्मली ओपन बटन है, ठीक है। इसके बाद में इधर जो है यहाँ पे आपका IGBT कनेक्टेड है और यहाँ पे जो है LED कनेक्टेड है। तो इस सर्किट का यूज क्या है? इस सर्किट का यूज क्या है ये हमसे पूछा गया है। और यहाँ पे देखो यार IGBT इसमें कनेक्टेड था, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो जुड़ा हुआ है ना ये IGBT है। क्या है? IGBT। और इसी IGBT को देख के यहाँ पे देखो ऑप्शन से हम इसका सही आंसर पकड़ सकते हैं। और ऑप्शन का जो है सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा IGBT की कार्य स्थिति का परीक्षण करना। IGBT की जो कार्य स्थिति है उसका परीक्षण करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वोल्टमीटर की सीमा का विस्तार करने के लिए किस प्रणाली में रोकने वाला उच्च मूल्य जोड़ा जाता है? देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना वोल्टमीटर की सीमा को बढ़ाना, एक एमीटर की सीमा को बढ़ाने वाला क्वेश्चन भी आता है और एक वोल्टमीटर की सीमा को बढ़ाने वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एमीटर की सीमा को बढ़ाने के लिए हम एक अल्प मान का शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं और अगर हमें वोल्टमीटर की सीमा को बढ़ाना हो तो उच्च मान का हम प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ते हैं। यहाँ पे शंट यानी कि पैरेलल में जोड़ते हैं और यहाँ पे श्रेणी में जोड़ते हैं। अब क्वेश्चन किसका पूछा है? वोल्टमीटर का पूछा है। तो वोल्टमीटर की सीमा विस्तार मतलब इसकी रेंज बढ़ाने के लिए, वोल्टमीटर की जो रेंज है परास है उसको बढ़ाने के लिए हम श्रेणी में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो श्रेणी में जोड़ते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्युत पैरामीटर को मेगर द्वारा मापा जाता है? देखो यार मेगर का उपयोग जो है उच्च मान के प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। बहुत ही ज्यादा मान का अगर प्रतिरोध हो तो हम मेगर द्वारा मापते हैं। अब उच्च मान का प्रतिरोध होता किसका है? उच्च मान का प्रतिरोध होता है अपना इंसुलेटर्स का। जैसे मान लो कोई कुचालक पदार्थ है, पीवीसी है, ठीक है, पीवीसी है, केबल के ऊपर जो कवरिंग है वो क्या है? इंसुलेशन है, उच्च मान होता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को जो है हम मेगर के द्वारा मापते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। राइट, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने की विद्युत चालकता है, सोने की मतलब आप लोगों का जो गोल्ड है उसकी चालकता कितनी होती है? उसकी चालकता होती है 0.67। 0.67 डायरेक्टली याद करने वाला ऑप्शन है, एक तरीके से क्वेश्चन है आप लोगों का। तो 0.67 जो है इसका सोने का गोल्ड का कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हम बोलते हैं, ये होता है। डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंसुलेटर किसे कहते हैं? कैसे कहते हैं, नहीं किसे कहते हैं। अब थायरिस्टर यहाँ पे इंसुलेटर है? नहीं। मॉलिक्यूल्स? नहीं। डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? माइका आता है, ठीक है, सिरेमिक आता है,
सिरेमिक, इसके अलावा पेपर आता है, ऑयल आता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होते हैं। और सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर है, कुचालक है। डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर। ये देखो यार, ये भी चालक ही होते हैं, थोड़ा सा इनमें मिलावट वगैरह कर दें तो चालक होता है, उच्च तापमान पे चालक के जैसा बिहेवियर करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर है एक तरीके से, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें हमसे पूछ रहा है, यदि ट्रांजिस्टर में वोल्टेज 40 मिलीवोल्ट है, आउटपुट वोल्टेज 3.6 वोल्ट है, तो वोल्टेज गेन कितना होगा। देखो यार ध्यान से समझिएगा, वोल्टेज गेन ज्ञात करने के लिए हम आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितना है, 3.6, और इनपुट वोल्टेज जो है वो कितना है आप लोगों का, 40 मिली। अब 40 मिली का मतलब हो गया कि 10 की घात -3। 10 की घात -3 ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 36 गुणा 10 की घात 3 मतलब 1000 बटा 36। 3.6 था उसका 1 0 में नीचे ले गया और नीचे है 40, ठीक है। ये 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, 4 से कटेगा 9 बार और यहाँ पे बच गया ये 10। 9 से गुणा हो जाएगा ये वाला 10, ये वाला 10, तो आ जाएगा 90। 90 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है अपने 90। तो 90 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। सर्किट का नाम क्या है, सर्किट का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए सर्किट बना हुआ है, सर्किट को देख के हमें इसका नाम पता करना है। ऑप्शन ए में है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो ये एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही है। 555 IC जो है इसमें यूज में ली गई है, और ये जो सर्किट है ये कौन सा है, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस मान को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटेंस माप को मापने के लिए कैपेसिटेंस का इकाई जो है वो तो यार सभी को पता होगा, फेरेड होता है। देखो यार, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी। कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फेरेड। इंपीडेंस का मात्रक होता है ओम। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका मात्रक भी होता है ओम। XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक भी होता है ओम। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है, सभी राशियां जो है उनका मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो है कैपेसिटेंस पूछा था, कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फेरेड। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रकार क्या है। ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट यहाँ पे बना हुआ है और सर्किट को देखकर आप लोगों को बताना है कि जो सर्किट है कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन बी है यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन सी है जेके फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन डी है RS फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RS फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 24। रेगुलेटर IC 7812 का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। आउटपुट वोल्टेज क्या है, IC कौन सी है, रेगुलेटर IC है 7812, ठीक है 7812। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है 12 वोल्ट। ये तो फिक्स है भाई, 12 वोल्ट, ठीक है, याद रख लेना, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। अनिवार्य संकेत का आकार। अनिवार्य मतलब मैंडेटरी। देखो यार, 4 प्रकार के साइन आप पढ़ते हो। अनिवार्य जो होते हैं गोलाकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो निषेधात्मक होते हैं प्रोहिबिटिव, वो भी गोलाकार होते हैं। जो सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव होते हैं वो वर्गाकार या आयताकार रेक्टेंगुलर होते हैं। और इसके अलावा जो डेंजर वार्निंग साइन होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। अभी ये पूछा है अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी। मैंडेटरी जो है वो आप लोगों के गोलाकार होते हैं, सर्कुलर, सर्कुलर वर्ताकार या यहाँ पे गोलाकार कहा जाता है इनको। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ससेप्टेंस की इकाई क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, समझिएगा। ससेप्टेंस जो है वो बी होता है और ये रिएक्टेंस का उल्टा होता है। रिएक्टेंस का मात्रक होता है ओम, और ओम का उल्टा या तो महो होगा या फिर सीमेंस होगा, ठीक है। तो सीमेंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
या तो महू होता है ओम का उल्टा, या फिर बोलते हैं हम सीएमएस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ गया अपने पास में ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में वर्तमान प्रवाह को कौन सा पैरामीटर नियंत्रित करता है। वर्तमान प्रवाह है मतलब समझिएगा, इंग्लिश में पढ़िएगा, विच पैरामीटर कंट्रोल्स द करंट फ्लो इन बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो को कौन नियंत्रित करता है, कौन करता है। अब यार देखो क्वेश्चन जो है ना, इसमें ऑप्शन वगैरह थोड़ा सा ऐसा है। करंट फ्लो जो है विच पैरामीटर, करंट जो है वो एक तरीके से करंट ही नियंत्रित करता है, ये इसमें ऑप्शन में दे रखा है। वैसे द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है उसको बेस धारा जो है वो नियंत्रित करती है, बेस धारा। अब यहाँ पे देखो यार बेस है नहीं, फिलहाल जो इसका करंट, ये ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे रखा गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है इसमें, मिस प्रिंट है कहीं ना कहीं ऑप्शंस में। खैर कोई ना, एक दो क्वेश्चंस में ऐसी प्रॉब्लम रहती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायु सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण, एयर सक्शन के प्रिंसिपल पे कौन सा जो है उपकरण काम करता है, विच टूल, कौन सा टूल जो है वायु सक्शन पे वर्क करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीसोल्डरिंग पंप। डीसोल्डरिंग पंप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओप एम्प का इनपुट प्रतिरोध क्या है। ऑपरेशनल जो एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट प्रतिरोध क्या है, उसका इनपुट प्रतिरोध होता है वेरी हाई। ऑप एम्प का इनपुट प्रतिरोध हाई होता है और आउटपुट प्रतिरोध जो है वो लो होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है बहुत अधिक। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर जो होता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर आप लोगों को सिंबल भी पता होना चाहिए, ऐसा जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है होता है। ठीक है, यहाँ से अपन को आउटपुट मिलता है और इधर जो है अपन को जैसा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट पे यहाँ पे सिग्नल से जो है अपना इनपुट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशनल इनपुट का जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो होता है वेरी हाई, बहुत अधिक। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति में बढ़ते हुए कॉइल मीटर को माप के लिए रखा जाता है, किस स्थिति में। तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, या 45 डिग्री पे जो है। तो ये तो यार वर्टिकल है भाई, कौन सी स्थिति है, वर्टिकल। देखो सीधा है ना ये, इसका मतलब है इसको वर्टिकल पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टिकल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। वर्टिकल रखेंगे तभी ये बिल्कुल इस जो स्पिंडल है इसका जो सुई है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। एलईडी का फुल फॉर्म तो कोई भी बता देगा यार, स्कूलों में भी आप लोग पढ़ लेते हो। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। कौन से ऑप्शन में है, लो एमिटिंग डायोड, नहीं भाई, लाइट एमिटिंग डायोड बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32। करंट मापने के लिए किस करंट को यार किससे मापते हैं, धारा को मापते हैं हम एमीटर से। धारा को किससे मापते हैं, एमीटर से। ओम मीटर से हम प्रतिरोध को मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम विद्युत वाहक बल या विभवांतर दो, या विद्युत विभव बोल दो, या वोल्टेज बोल दो, इन चीजों को हम मापते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। वाट मीटर से हम शक्ति को मापते हैं। इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है, विद्युत शक्ति, उसको मापते हैं हम वाट मीटर से। फिलहाल देखिए ओम मीटर को तो प्रतिरोध से मापते हैं। हाँ, करंट के लिए पूछा था, करंट को मापते हैं एमीटर से। किससे, एमीटर से। करंट को मापते हैं एमीटर से। एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है 0। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल आईसी को संचालित करने के लिए किस वोल्टेज की आवश्यकता होती है। डिजिटल आईसी को संचालित करने के लिए किस वोल्टेज की आवश्यकता होती है। डिजिटल आईसी को संचालित करने के लिए 5 वोल्टेज डीसी जो है वो आवश्यक होता है। कितना वोल्टेज, 5 वोल्टेज। अरे बोलो भाई कितना वोल्टेज, 5 वोल्टेज। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध, इसके बाद में धारिता, अधिष्ठापन को मापने के लिए, हाँ, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, आर, एल और सी, तीनों को मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे।
अब यार ऑप्शन से ही पता चल रहा है, आरएलसी को मापने के लिए एलसीआर ब्रिज का यूज करेंगे। एलसीआर क्या करेगा, इंडक्टेंस को भी मापेगा, कैपेसिटेंस को भी मापेगा, रेजिस्टेंस को भी मापेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल, ये तो एक तरीके से हलवा पूड़ी जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर सर्किट में बाइस का उपयोग करने का क्या फायदा है। बाइस का उपयोग करने का क्या फायदा होता है। बाइस का उपयोग करने से फायदा मिलता है, नेवर रीच सेचुरेशन, सेचुरेशन पे कभी नहीं पहुंचता वो और सही से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कभी भी संतृप्ति तक नहीं पहुंचे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर सर्किट में बाइस, आपको पता है बाइसिंग के लिए हम जो है डीसी, फिक्स वैल्यू डीसी का उपयोग करते हैं, फिक्स मान डीसी वोल्टेज का हम वहां पे प्रयोग करते हैं बाइसिंग के लिए। ठीक है, उसी से रिलेटेड देखिए काफी प्यारा क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा नेवर रीच सेचुरेशन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 36, सिग्नल जनरेटर का कार्य क्या है। सिग्नल जनरेटर का कार्य जो है वो होता है दोस्तों विभिन्न आकार के वेवफॉर्म सिग्नल उत्पन्न करना। सिग्नल जनरेटर विभिन्न आकार के वेवफॉर्म, वेवफॉर्म मतलब जैसे हो सकता है साइनोसॉइडल, हो सकता है ट्रायंगुलर, हो सकता है आप लोगों का सॉटूथ जनरेटर। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है आप लोगों का जो है स्क्वायर वेव जनरेटर। ठीक है, तो विभिन्न आकार के जो है वेवफॉर्म, वेवफॉर्म जो है सिग्नल उत्पन्न करने के लिए हम सिग्नल जनरेटर, सिग्नल नाम से ही पता चल रहा है सिग्नल, तो सिग्नल्स ये सारे के सारी क्या है, सिग्नल है, संकेत है। तो इस टाइप की वेवफॉर्म्स उत्पन्न करने के लिए सिग्नल जनरेटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का प्रकार क्या है। एक यहाँ पे प्यारा सा चित्र बना हुआ है और इस ट्रांसफॉर्मर डायग्राम को देख के हमें बताना है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर ये है। ठीक है, आप देखिए यार यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है आइसोलेशन बिल्कुल नहीं है, सिंगल फेज नहीं, लो फ्रीक्वेंसी नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी, ये वाला कौन सा है, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर है, देखना पड़ेगा आपको, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोगों के समझ में आएगा कि इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मर है वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट और ये ट्रेड थ्योरी का आपका लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है सीमित ट्रिगर सर्किट का उपयोग। शायद यार ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो सीमित ट्रिगर का उपयोग जो है हम यूज में लेते हैं सीमित ट्रिगर का सिग्नल प्रोसेसर में। किसमें, सिग्नल प्रोसेसर, सिग्नल प्रोसेसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से देखिए ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा, फिर से लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।